या फिर क्या ये पूरे भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली, एक तरह से कह सकते हैं, संगठित लड़ाई थी? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है और खूब बहस करते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मजे की बात यह है कि इस विद्रोह का असली चेहरा क्या था, इस पर बहस तभी से शुरू हो गई थी जब ये हो रहा था। मतलब हर किसी का इसे देखने का अपना अपना नजरिया था, अपना अपना एंगल। और यहाँ पर हमें दो एकदम अलग अलग खेमे दिखाई देते हैं। एक तरफ हैं ब्रिटिश इतिहासकार, उनका कहना था कि ये तो बस एक सिपाही विद्रोह था, मतलब सेना तक ही सीमित था, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं था और ये सब स्वार्थ के लिए किया गया था। वहीं दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी विचारक थे, उन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। यानी ये स्वराज मतलब अपने शासन और स्वधर्म यानी अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ी गई एक पूरे राष्ट्र की लड़ाई थी। और रुकिए, बात सिर्फ इन दो नजरियों तक ही सीमित नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये मुगल साम्राज्य को वापस लाने की एक मुस्लिम साजिश थी। कुछ ने कहा कि नहीं, ये तो ईसाइयों के खिलाफ एक धार्मिक जंग थी। यहाँ तक कि इसे गोरों और कालों के बीच एक नस्लीय लड़ाई भी कहा गया, या फिर पश्चिमी और पूर्वी सभ्यताओं का टकराव। और हाँ, एक और थ्योरी ये भी थी कि ये बस कुछ नाराज राजकुमारों और जमींदारों का विद्रोह था। मतलब आप देख रहे हैं कितनी परतें हैं इस एक घटना में। एस.बी. चौधरी जैसे इतिहासकारों ने वीडी सावरकर की बात को और पुख्ता किया। उनका ये कहना कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्ति के लिए भारतीय लोगों का पहला महान संघर्ष था, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध था, इस पूरे दृष्टिकोण को एक मजबूत आधार देता है। उन्होंने साफ कहा कि ये एक विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग तबकों के लोगों की पहली एकजुट कोशिश थी। लेकिन अगर ये वाकई इतना बड़ा संघर्ष था, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सफल क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ विद्रोह आखिरकार अंग्रेजों ने इसे दबा दिया? चलिए अब इसी की पड़ताल करते हैं। असल में इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी वजहें एक साथ आ गई। पहली बात तो ये कि कोई मजबूत सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। सम्राट बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो चुके थे और कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहे थे। दूसरी बड़ी समस्या थी एकता की कमी। जो नेता थे वो अक्सर एक दूसरे पर ही शक करते रहते थे। फिर सबका कोई एक कॉमन लक्ष्य भी नहीं था। बहुत से लोग तो बस अपने निजी फायदे के लिए लड़ रहे थे। किसी को अपनी पेंशन चाहिए थी, किसी को अपना राज्य वापस। और शायद सबसे बड़ा फर्क था संसाधनों का। अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, जबकि विद्रोहियों के पास इन सब की भारी कमी थी। ऊपर से पंजाब और मद्रास जैसे बड़े इलाकों का सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिला। और भारतीय राजाओं की भूमिका को तो नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद ये बात मानी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय शासक तूफान में ब्रेक वाटर की तरह थे, मतलब उन्होंने तूफान की लहर को रोक लिया। कैनिंग का तो ये भी कहना था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया जैसे शासक विद्रोहियों से मिल जाते तो अंग्रेजों को शायद उसी दिन भारत छोड़ना पड़ जाता। इन राजा महाराजाओं ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की पूरी मदद की। तो विद्रोह तो असफल हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ पहले जैसा रहा, बल्कि यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। इस एक घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन का चेहरा मोहरा ही पूरी तरह से बदल डाला। और ये बदलाव कितनी तेजी से हुए, जरा देखिए। 1857 में विद्रोह होता है और ठीक अगले ही साल 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में आ जाता है। इसके तुरंत बाद महारानी विक्टोरिया का मशहूर प्रोक्लेमेशन आता है और फिर धीरे धीरे भारतीयों को शासन में शामिल करने के लिए नए नए कानून भी बनने लगते हैं। इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक कानून ने कह सकते हैं पूरी बाजी पलट दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने सालों से भारत पर हुकूमत कर रही थी, उसकी छुट्टी कर दी गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे महारानी को रिपोर्ट करता था। 1857 के विद्रोह में एक चीज ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराया था और वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर ये दोनों समुदाय मिलकर लड़ते रहें तो भारत में उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। बस यहीं से उन्होंने अपनी मशहूर
फूट डालो और राज करो की नीति को बाकायदा अपना लिया। उन्होंने जानबूझकर ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे दोनों समुदायों के बीच खाई बढ़ती जाए और वो आपस में ही लड़ते रहें। और जाहिर है, सेना में तो बहुत बड़े बदलाव किए गए ताकि दोबारा ऐसी कोई बगावत सिर ना उठा सके। इस टेबल पर एक नज़र डालें तो साफ दिखता है, पहले जहां 6 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक होता था, अब यह अनुपात घटाकर 2 पर 1 कर दिया गया। जो तोपखाना था यानी आर्टिलरी, वो पूरी तरह से यूरोपीय लोगों के हाथ में दे दिया गया। और भर्ती का तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब पूरे भारत से भर्ती करने की बजाय उन्होंने सिर्फ उन जातियों पर फोकस किया जिन्हें वो मार्शल रेस या लड़ाकू जातियां कहते थे, जैसे सिख, गोरखा और पठान, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये ज्यादा वफादार साबित होंगे। तो आखिर में इस विद्रोह की असली विरासत क्या रही? भले ही ये एक सैनिक लड़ाई के तौर पर हार गया, लेकिन इसने भारत के आने वाले कल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसकी विरासत एक तरह के विरोधाभास में छिपी है। देखिए, विद्रोह तो फेल हो गया, विद्रोही हार गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अंग्रेजों के अजेय होने का, यानी ये कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इस भ्रम को तोड़कर रख दिया। इसने भारतीयों के मन से एक डर निकाला और यहीं से कह सकते हैं आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के बीज पड़े, जो आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा पेड़ बना। तो अगर इसे समेटे तो 1857 एक पुराने युग का अंत था और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, सदियों पुराना मुगल साम्राज्य भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट गया। और हाँ, 1857 के जो नायक थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, वो भले ही जंग हार गए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो शहादत और प्रेरणा की अमर मिसाल बन गए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या 1857 की ये हार भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई में पहला ज़रूरी कदम थी? क्या ये वही पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की ज्वाला को भड़काया? कहते हैं ना, कभी-कभी एक लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। इस पर सोचिए।